हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 4। आपको बता दें, देखिए जो बुक है इसमें से टोटल 5 लेवल है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। लेवल 1 में कुल 5 सेट है। कितना सेट है? 5 सेट है। तो 5 सेट में से 3 सेट कर लिए हैं, ये चौथा सेट है। आइए इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न संख्या 41 से। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, हाँ एक बात और, आप लोग क्वेश्चन पूरा सेट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। PDF लिंक करके वहाँ होगा, लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए 41 नंबर कहता है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसे विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। कोई वर्गाकार खेत है, समझ लीजिए जिसको दिक्कत है। कोई वर्गाकार खेत है, तो कोई वर्गाकार खेत है इस तरीके से, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार है, क्षेत्रफल क्या होता है? A² बराबर कितना है? 24,200 है। तो कहता है एक व्यक्ति है, इसको विकर्ण को पार करना चाहता है, यहाँ से यहाँ आना चाहता है। तो चूँकि हमको विकर्ण का लंबाई ज्ञात करना होगा, है ना जी, और चाल दे रखा है, तो समय बराबर क्या होता है? समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी विकर्ण निकाल लेंगे, चाल दे रखा है। सबसे पहले विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालने के लिए हमें भुजा का ज्ञात होना जरूरी है। अब भुजा का ज्ञात करेंगे किससे? क्षेत्रफल से। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा? √242,000। अब यहाँ से अंडर रूट कैसे कीजिएगा वो आप कर लीजिएगा, लेकिन हम फिर से करके दिखाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए 2 गुने 121 कितना हो जाएगा? 242 और गुने 100, ठीक है। 121 दूना 242 और 100 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा A बराबर आया। 2 का तो वर्ग रूट होगा नहीं, वर्गमूल होगा नहीं। 121 का वर्गमूल क्या होगा? 11। 100 का वर्गमूल 10, तो 11 गुने 10 क्या हो जाएगा? 110। और यहाँ 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो 110√2। अब चूँकि यहाँ से हम लोग जानते हैं विकर्ण निकालना है, तो चूँकि विकर्ण का फार्मूला क्या होगा? तो विकर्ण देखिए यहाँ 90 डिग्री होता है, तो A² + A² क्या हो जाएगा? 2A²। 2A² अंडर रूट में डालेंगे तो √2A हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर √2। A का मान कितना हो जाएगा? 110√2। 110 का 110√2 गुने √2 2 हो जाएगा। 110 गुने 2 क्या हो जाएगा? 210। और क्या में दे रखा है? मीटर में। क्यों? क्योंकि ये वर्ग मीटर में दे रखा है। अब बताइएगा क्या पूछता है? दूरी निकल गया। हमें क्या निकल गया? दूरी निकल गया। तो हमें निकालना क्या? हमें निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चालानी स्पीड, ठीक है। तो दूरी तो निकल गया, कितना है? 220 मीटर। और चाल जो हमारा दे रखा है वो है 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि मीटर में आया है तो मीटर पर सेकंड में चाल को लेंगे। तो इस यहाँ से गुना करेंगे 4.4 में 5/18 से, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, बटे 10 करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। अब यहाँ से काटेंगे, देखिए 9 दूनी 18, 22 दूना 44, 2 से 11 बार में क्या हो गया? 11/9 मीटर पर सेकेंड हमारा चाल आ गया। 11/9 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये हमारा हो गया चाल। तो यहाँ से डालेंगे स्पीड क्या हो गया? 11/9। तो 11/9 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो हमारा समय आ गया 11 से काटेंगे, 11 दूने 22, 20 से 180 मिनट या सेकेंड। सेकेंड क्यों? क्योंकि चाल सेकेंड में आया, चाल का जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड था यहाँ पे, तो इतना सेकेंड। 180 सेकेंड को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 मिनट। हमारा उत्तर हो गया। ऑप्शन मिला लेंगे आप लोग। चलिए एक अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितना में बेचना होगा? ठीक है, देखिए 25% की जो हानि होती है, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरा अगर क्रय मूल्य 4 है तो 4 का 25% हानि होता है क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो 4 का 25% 1 का हानि हुआ, तो बेचे कितना में? इसको 3 में बेच दिए। तो हमारे ख्याल से हम बेच दिए इसको 3 यूनिट में। कितना में? 3 यूनिट में। अब बेचे हैं कितना में? एक्चुअल में 2400 में, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट हो जाएगा 800। तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 800 के 3200। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया? 3200। अब कहता है इसको 25% के लाभ पे बेच देना है। 25% के लाभ पे बेच देना है। तो 25% के लाभ पे बेचना है, तो 25% लाभ लेना है। यहाँ से देखिए
25% लाभ लेना, इसका मतलब क्या हुआ 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य क्या है 4 है, क्रय मूल्य 4 है, तो इसका 4 का 25% लाभ लेंगे तो 1 लाभ होगा, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 यूनिट। कोई दिक्कत? यानी अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 5 यूनिट। तो यहाँ क्रय मूल्य 4 था तो विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ भी क्रय मूल्य 4 है, यहाँ भी क्रय मूल्य 4 है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 5 यूनिट हुआ और 1 यूनिट का मान कितना हो गया 800, तो कितना हो जाएगा 4000 रुपया हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। 4000 रुपया है, इसको ठीक से लिख लेते हैं, 4000 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए आगे, चलिए देखिए अगला कहता है श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात इतना है। बचत और व्यय, बचत यानी सेविंग और अनुपात क्या है व्यय, ये दोनों का अनुपात कितना है 3:8। मतलब कुछ इनकम है, इनकम में अगर 3 बचाता है तो 8 रुपया मतलब 8 यूनिट खर्च करता है, ठीक है। अब बताइए कोई परिवार है जिसका कुछ आय है, आय में से कुछ बचत कर रहा है, कुछ व्यय कर रहा है, तो उसका इनकम क्या होगा। तो इसका जो आय होगा है ना, यहाँ से नहीं यहाँ से लेते हैं, तो इसका आय क्या होगा तो हम जानते हैं, देखिए आय क्या होता है, आय में से क्या करते हैं तो कुछ बचत कर रहा है, कुछ व्यय कर रहा है, तो आय में से कुछ व्यय करते हैं मतलब कुछ खर्च करते हैं तो कुछ बच जाता है। तो जो आय होगा बचत और व्यय को ही तो आय कहेंगे, बचत और व्यय के योग को ही तो आय कहेंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसको 3x ले लेते हैं, इसको 8x ले लेते हैं, तो आय कितना हो गया 3x 8x 11x, और आय है कितना 27500, 27500 है। चलिए ठीक है, तो 11x बराबर 27500, तो x बराबर क्या होगा तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 5 5 55, 11 5 55, 1 यूनिट सॉरी x बराबर कितना हो गया 5500 रुपया। तो क्या पूछता है बचत कितनी थी महीने की, तो महीने की बचत कितना है 3x, तो 3 का 3, x का मान कितना 2500, कितना हो गया 7500 रुपया हमारा हो गया, इसका बचत हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो कहता है एक खिलौने के 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है 108 रुपया है, तो यदि 12% लाभ प्राप्त करना हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मान लेते हैं खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो है 100x, ठीक है। तो कहता है कि इस खिलौने को पहले हम बेचेंगे 13% हानि पे, तो जब 13% हानि पे बेचेंगे तो 13% हानि पे बेचेंगे तो बेचेंगे कितना में 87x में, है ना। 100 का 13% 13 घटेगा 87x में बिकेगा। अब कहता है कि यदि इसको 11% में लाभ पर बेचा जाए तो 100 का 11% क्या होगा 11x होगा। इसको 11% के लाभ पे बेचेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक विक्रय मूल्य हमारा ये बन गया, दूसरा विक्रय मूल्य 111x बन गया। अब कहता है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है जी, दोनों का अंतर हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके तो 13 11 हो जाएगा 24x, और अंतर दे कितना रखा है 108, x बराबर क्या होगा 108/24। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 100x है, तो 100 गुने x का मान कितना है 108/24। चलिए ठीक है, अब इसको हम यहाँ से काट लेंगे, नहीं तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब कहता है जब अभी क्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य पे 12% का प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट कितना लेना है 12%, तो क्रय मूल्य का 12% होगा कितना तो 108/24, ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। तो इसका 12% जब लाभ लेंगे तो 12% लाभ लेंगे, 100 से 100 कट गया, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, यहाँ 2 से काटेंगे 54, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 54 रुपया। अब क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य तो है ही, इसको काट लेते हैं, तो काटेंगे कैसे कटेगा, देखिए 12 दूनी 24, 12 9 8 होतल से 2 से काटेंगे 50 दूनी 100, 50 गुने 9 450, कितना हो गया 450। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा जी, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 450 में जोड़ेंगे 54, तो 450 50 100 500 और 4 504, यही हमारा नया विक्रय मूल्य हो गया 504 रुपया। कोई दिक्कत। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, इस टाइप का प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। कहता है 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है, अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। पिछले सेट में इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, वो इसका जस्ट उल्टा था।
तो करके देखते हैं। देखिए सम्राट का जो 11 पारियों का औसत है, तो 11 पारियों का जो औसत है सम्राट का कितना है, 51 रन है। तो कहता है 12वीं पारी में कितना रन मारे कि उसका औसत जो है पहले से 2 रन बढ़ जाए, यानी 51 2 कितना हो जाए, 53 हो जाए। इसको डायरेक्ट लिखते हैं 53। ठीक है, तो अब बताइए 11वीं पारी तक कुल कितना रन था, तो 11 गुना 51 करेंगे, तो 11 गुना 51 करेंगे तो 51 हो जाएगा 561 रन। कितना हो जाएगा, 561 रन। ठीक है, और 12वीं पारी के बाद उसका कुल रनों का योग कितना होगा, तो गुना करेंगे तो 12 3 36, 12 5 60, 636 है ना। देखिए 12 पारी के बाद कुल इतना रन हुआ, 11 पारी तक इतना रन है, तो दोनों को घटा देंगे तो जो हमारा रन बचेगा 75 रन आएगा, वो हमारा क्या हो गया, 12वें पारी का रन हो गया। एक तरीका तो ये हुआ लिख करके। दूसरा तरीका हमारे पास है, देखिए समझिएगा। कहता है 11वां पारी में, 11वां पारी तक औसत कितना था, 51 था। 11वां पारी तक औसत कितना था, 51 था। अब चूंकि 12वां पारी में औसत बढ़ाना है, 2-2 रन हर पारी का। देखिए औसत रन मतलब क्या होता है, सब में बढ़ाना। ठीक है, तो 2 रन बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, 12 पारी में बढ़ेगा। तो एक पारी में 2 रन बढ़ेगा तो 12 पारी में कितना बढ़ेगा, तो 12 दूनी 24 रन बढ़ेगा। तो पहले से था 51, पहले से 51 है और फिर 24 बढ़ेगा तो हो कितना जाएगा, 75 रन। यही हमारा उत्तर शॉर्टकट से आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कहता है अगला प्रश्न, यदि 16 व्यक्ति किसी दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो तरीका है कि इसे 16 आदमी जो था 15 दिन में बना रहा था। ठीक है, तो कितना दिन में बनाना है, 8 दिन में। तो 8 से भागा दे देंगे, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 व्यक्ति यानी 30 आदमी की ज़रूरत पड़ेगा। या फिर एक तरीका ऐसे होता है कि मेन की संख्या गुने दिनों की संख्या, और इसी में आता है आवर्स की भी, घंटा की भी संख्या बटे W1, और इसी को बोलते हैं M2 D2 बटे W2। बस इसी तरीके से होता है। तो M कितना है, आदमी की संख्या कितना है, 16 आदमी 15 दिन, तो 16 गुने 15। काम एक ही काम है तो बटे 1 लिख सकते हैं, बटे 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। अब देखिए M2 आदमी की संख्या दे रखा है, नहीं पूछ रखा है, और दिनों की संख्या दे रखा है 8 दिन। W2 W1 एक ही चीज़ है तो नीचे नहीं भी लिखेंगे, बस वही चीज़ होगा, काटेंगे तो 8 दूनी 16, तो M2 बराबर हो गया 15 दूनी 30 व्यक्ति। बस वही चीज़ है, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा, बन जाएगा मन ही मन में। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर कहता है, 2 ट्रेन A और B 2 स्टेशन 122 से एक साथ चलना शुरू करता है। देखिएगा 2 स्टेशन है, फिगर के माध्यम से 2 स्टेशन है, एक है X एक है Y। X हो गया, Y हो गया। यहाँ से ट्रेन A चलना शुरू किया और इधर से ट्रेन B चलना शुरू किया एक ही समय में। ठीक है, कहता है 225 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ से, देखिए पहले दूरी यहाँ का टोटल है 600 किलोमीटर। कहता है X से 225 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब यहाँ से ट्रेन जा रही थी, इधर से ये 225 किलोमीटर तक पहुँचा। ठीक है, और इधर से भी ट्रेन आ रही थी, तो दोनों आया और यहाँ आकर के मिल गया। ट्रेन B आया, ठीक है, आगे निकल गया। ट्रेन A आया, आगे निकल गया, तो मिला कहाँ पे आकर के, यहाँ पे 225 किलोमीटर की दूरी पे आके मिल गया। ठीक है, तो कहता है ट्रेन B यात्रा करने में 8 घंटे लगाता है, तो ट्रेन A को यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। देखिए कहता है A जो है यात्रा करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, तो दूरी मेरा 600 किलोमीटर है, और चाल हमको निकालना है। किसका चाल निकालना है, A का चाल निकालेंगे, यहाँ मान पुट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए A का चाल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से B का चाल निकालते हैं। B का चाल निकालते हैं तो B का चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो कितना दूर तय किया B, 600 किलोमीटर, कितना देरी में, 8 घंटे में, है ना। तो यहाँ से काट देंगे, 8 से 56, 8 5 40, 75 किलोमीटर पर घंटा। किसका स्पीड हो गया, B का चाल हो गया कितना, 75 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यहाँ से आ गया। हमें देखिए चाल निकालना है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें A के बारे में डिस्टेंस मालूम है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल निकालने के लिए दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए। तो दूरी क्या हो गया, 225 किलोमीटर। बात रहा टाइम का, तो टाइम निकालेंगे हाँ,
तो टाइम निकालेंगे तो हमको पता है कि जितना देर में ए चला 225 किलोमीटर, उतना ही देर में बी चला गया कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होगा, तो पूरा का पूरा 600 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ 225 किलोमीटर, तो घटा देंगे तो ये जो आपका दूरी बचेगा यहाँ से लेके यहाँ तक बचेगा 375 किलोमीटर। कितना, 375 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि जितना देर में ए चला 225 किलोमीटर, उतना ही देर में बी चल गया 375 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको बताइए कि बी कितना देर में 375 किलोमीटर चला। तो बी का जो अगर समय निकालेंगे, बी के लिए समय निकालेंगे तो डिस्टेंस हो गया, तो समय निकालेंगे तो 375 किलोमीटर तो दूरी हो गया, और समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 375 किलोमीटर चलने में बी को लगेगा 75 किलोमीटर के स्पीड से, यही ना स्पीड है जी, बी का चाल ही है, तो यहाँ से भागा देंगे तो हो जाएगा 5 घंटा। तो यहाँ से समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक बी को चलने में 5 घंटा लगा, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में ए को 5 घंटा लगा। क्लियर है? तो यहाँ से समझ में आया जो टाइम हमारा होगा वो क्या होगा, 5 घंटा। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब हमको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा लेते हैं। तो अब पूछता है यहाँ से, देखिए चाल निकाल लेंगे, तो चाल बराबर क्या होगा, तो ए का जो चाल होगा वो होगा दूरी बटे समय, 225 बटे 5, भागा देंगे 5 के 20, 5 25 है ना जी, 45 किलोमीटर पर घंटा। ए का चाल क्या हो गया, 45 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से मान पुट कर देंगे 45, भागा देंगे, चलिए यहाँ से भागा देते हैं, तो 15 चौके 60, 40 और 15 तिया 45 3। तो जो ए का आपका चाल हो गया, सॉरी चाल नहीं, समय, चाल तो निकाल लिए, समय हो गया वो हो गया 40 बटे 3 घंटा। इसको भागा देंगे, ये 40 है तो हो जाएगा 13 सही 1 बटे 3 घंटा। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला आसान प्रश्न है, कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, इसमें कितना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देखिए हम थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, तो 8 को आप तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 1 2 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक है, अगर बोल देंगे 12 में बताइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसको तोड़ेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, कितना हो गया 3। ऐसा नहीं करना, ये सही है, ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 12 को 2 गुने 4 लिख दिए, नहीं 3 गुना 4 लिख दिए और हो गया, ऐसे ये गलत है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड देखिए, इसको तोड़ने के बाद जो संख्या बना वो अभाज्य संख्या बना, इसको तोड़ने के बाद जो संख्या बना वो अभाज्य संख्या बना। क्या इसमें बना? नहीं, तो ये गलत है। तो इसी तरीके से देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो 5 तो अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, इसको अभाज्य संख्या में बदलना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, और ऑलरेडी 11 है ना, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ से समझ में आया, यहाँ पावर कितना है 22, यहाँ पावर कितना है 5, यहाँ पावर का एगो है 3, यहाँ पावर का एगो है 2, मतलब 2 का प्रयोग 22 बार, तो यहाँ 22 यहाँ, 5 का प्रयोग 5 बार, 5 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, जोड़ देंगे 22 5 27, 22 5 27 और 3 30 और 2 32। सही होगा हमारा उत्तर, हमारा यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा गलती लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 ही लेंगे। ठीक है, तो 22 5 27 2 29 2 31, अब सही हो गया, पावर को जोड़ना था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न नंबर है, प्रश्न संख्या 49, कहता है एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही ना होता है जी। तो यहाँ अगर भुजा दिया होता तो डायरेक्ट मान पुट करते हैं, उत्तर निकालते, लेकिन भुजा नहीं दे रखा है, हाइट दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, हाइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं, समझना है। देखिए इसमें ए हो गया कि मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है, ठीक, समबाहु त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। तो समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हमारा होगा तीनों भुजा बराबर होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो मान लेते हैं कि तीनों भुजा जो बराबर है वो कितना है, 2x है, कितना है 2x है।
2x है। अब इस पे हम एक लंब खींचेंगे, तो जैसे ही हम इस समबाहु त्रिभुज में जब यहाँ लंब खींचेंगे ना, तो परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसका नाम रखते हैं d, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। तो टोटल 2x है, तो बराबर बराबर करेंगे तो x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो गया हमारा 2x। तो यहाँ से देखिए इस तरफ को ढक लीजिए या फिर इस तरफ ढक लीजिए। चलिए इसी को ढक लेते हैं। तो देखिए हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में यहाँ से AD निकालेंगे, तो AD बराबर क्या होगा, तो AD बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना होगा 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और माइनस CD स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर। इसके ऊपर क्या होगा रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा AD बराबर आया 4 में से 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर होगा अंडर रूट में, कोई दिक्कत नहीं। और AD चूँकि हाइट है, यही ना हाइट है जी, तो हाइट दे रखा है कितना 2√3, तो AD की जगह पुट करते हैं 2√3। अब इसका निकालेंगे हम लोग, रूट करेंगे तो √3 अंदर आ जाएगा और x बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आया, x बराबर आया हमारा 2। तब बताइए जब x बराबर 2 है, a भी 2 a भी 2, तो यहाँ से BC की लंबाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी जो a का मान कितना हो गया, यहाँ भी 4 आएगा यहाँ भी 4 आएगा, समबाहु त्रिभुज है। तो a का मान कितना हो गया 4, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना 4, तो 4 गुने 4, 1 4 से 4 कट गया, हमारा क्या बचा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 50 कहता है त्रिभुज XYZ में बाई पर समकोण है और एंगल x 60 डिग्री है। अब बताइए ये 90 है 60 है, तो कितना होगा हमारा 30 डिग्री होगा। तो कहता है सेक Z प्लस 2/√3 का मान बताइए। तो सेक Z का मान कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से सेक 30 का मान निकाल लेंगे, तो हमारा निकाल करके 2√3 जोड़ देंगे। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है 2√3, और 2√3 और जोड़ना भी है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा √3, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4√3। हमारा उत्तर हो गया 4/√3। देखिए प्रश्न संख्या का मन कहता है 400 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भी कटती हो, 5 से भी कटती हो और 6 से भी कटती हो। तो सबसे पहले कौन सी संख्या है जो 4 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, निकाल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या LCM लेंगे। LCM निकालेंगे 2 दूना 4, 5 2 तिया 6। हमारा जो LCM आया 2 दूना 4 25 20 तिया 60। मतलब 60 ऐसी छोटी संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। लेकिन इसका रेंज क्या दे रखा है 400 से ऊपर 800 के नीचे। तो 400 से ऊपर जाएंगे तो पहले कौन सा कटेगा 420 कटेगा। देखिए 60 से भागा दीजिएगा 6 7 42, फिर इसमें 60 जोड़ेंगे तो 420 और 60 480 540 600 660 720 780, फिर इसमें 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 840। तो देखिएगा 400 से ऊपर, ठीक है। ये देखिए 800 से ऊपर हो गया, तो 800 से नीचे लेना है तो इसको नहीं लेंगे। तो कुल कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी संख्याएं 7 संख्याएं। एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको मैनुअल गिन लिए। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है। देखिए क्या है, हम जानते हैं कि जो संख्या होगी वो कहाँ से होगी, कहाँ से 400 से ऊपर और 800 से नीचे। तो 400 से ऊपर कौन सी संख्या होगी, तो सबसे पहले होगी 420, फिर होगा 480, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। और लास्ट कौन होगा, तो लास्ट निकालने के लिए क्या करेंगे 800 में 60 से भागा देंगे, तो एक बार में लगेगा, गलती निकालें जी, गलती हो गया, यहाँ हो जाएगा 20, फिर 6 3 18 180, कितना ज़्यादा 20 ज़्यादा, तो 20 कम करेंगे, तो 800 में 20 कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 780 तक, है ना। तो 780 तक कटेगा वो संख्या इस प्रकार है, 420 से लेकर 780 तक जो होगा यही होगा। तब काउंटिंग करना है तो यहाँ से हम लगाएंगे APGP। तो A बराबर कितना हो जाएगा 420, डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 60 का, लास्ट टर्म कितना है 780। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म बराबर फार्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे D + 1, यही तो होता है फार्मूला, है ना। तब लगा देंगे लास्ट टर्म कितना 780, तो 780 में से घटाएंगे फर्स्ट टर्म 420 बटा D कितना हो जाएगा 60 + 1। अब यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 80 में से 20 गया 60
7 में से 4 गया 3, 360/60 प्लस 1। यहाँ से काटेंगे 6 छक 36, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। यही आ गया कि नहीं? आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना लीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं प्रश्न संख्या 52, 53 एक बार देख लेंगे। 52 कहता है दो संख्याओं का योग एक ए है। दो संख्याओं का योग क्या है ए। तो मान लेते हैं दो संख्या है x और y, तो इसका योग बोल रहा था x प्लस y बराबर हो गया ए। अब कहता है इसका गुणनफल, तो गुणनफल क्या हुआ x y, वो क्या है b। तो आप हमें बताइए इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या हो गया 1/x प्लस 1/y का योग, तो योग यही हमको बताना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है भैया। इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो x y होगा, x से भागा देंगे y बचेगा, y गुने 1 y प्लस y भागा देंगे y कट जाएगा, x बचेगा x प्लस 1, तो सॉरी x प्लस 1 क्या हुआ x। तो कुल मिलाकर क्या बना x प्लस y बटे x y, x प्लस y का मान a और x y का मान b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला कहता है प्रश्न संख्या 53, कहता है एक शिविर में 160 छात्रों के लिए 10 दिन का भोजन है। कितना दिन का भोजन है? 10 दिन का। तो ये भी आसान है, 160 छात्र के लिए कितना दिन का भोजन है? 10 दिन का भोजन है। तो आप बताइए कि एक छात्र के लिए भोजन कितना दिन चलेगा। 160 छात्र कुछ भोजन है उसको 10 दिन में खा जाता है, तो एक आदमी यानी एक छात्र कितना दिन में खाएगा? तो ज़्यादा दिन में खाएगा, तो क्या होगा 10 गुने 160 दिन चलेगा, है ना। अब कहता है नहीं 40 छात्र और आ गया, तो 160 पहले से था, 40 आ गया तो हो कितना गया 200। तो बताइए जब एक छात्र 1600 दिन में खाता है तब 200 छात्र कितना दिन में खाएगा? तो 1600/200 भागा देंगे, कितना बार में कटेगा? 8 बार में। कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा राशन पानी? 8 दिन में राशन पानी ख़त्म। चलिए भाई लोग 2 प्रश्न एक बार करेंगे। प्रश्न संख्या 54, 55। 54 कहता है 3 नल ABC किसी टैंक को 4, 6 तथा 12 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। तो बताइए तीनों एक साथ को खोल दिया जाए तो कितना देर में भर लेगा। तो 3 नल है, A है, B है, C है। एक भरता है 4 घंटे में, दूसरा भरता है 6 घंटे में, तीसरा भरता है 12 घंटे में। तो मान लेते हैं टैंक में कुछ पानी होगा, उसको क्षमता बोलते हैं, क्षमता नहीं वही टैंक की धरिता। तो कुछ पानी होगा, तो कुछ पानी मान लेंगे, तो कितना पानी मान लेंगे। तो ऐसा करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, जो आएगा वही मान लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद आया 24। तो मान लेते हैं कि जो टैंक में पानी आता है वो 24 लीटर आता है। कितना आता है? 24 लीटर। अब बताइए 24 लीटर को ए भरता है 4 घंटा में, 4 घंटा में, 6 घंटा में, 12 घंटा में, 4 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 6 लीटर। बी 6 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 4 लीटर, है ना। देखिए यहाँ 24 की जगह हम 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि 6, 4, 6, 12 का एलसीएम क्या होता है? 12 भी होता है, तो 12 भी ले सकते हैं। अब बताइए 24 को भरता है 12 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 2 लीटर। अब कहता है तीनों मिल करके भरना है, ठीक है। तो समय कितना लगेगा? तो कुल पानी कितना भरना है? 24, और तीनों मिला देंगे तो 6, 4, 10, 2, 12 की 12 लीटर प्रति घंटा भरेगा, और 24 लीटर भरना है तो कितना घंटा में भर देगा? 2 घंटा में भर देगा। अगला कहता है एक गोला है, एक ठोस गोला है तांबे का, उसको गला करके क्या बनाना है? तार बनाना है, ठीक है। तो हम जानते हैं जब गोला को गला, किसी भी चीज़ को गला करके कुछ बनाते हैं तो आयतन बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गोला का आयतन होगा वही तार कौन सा रूप में होता है? बेलन के रूप में, तो वही होगा बेलन का भी आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। अब देखिए गोला का व्यास दे रखा है, व्यास कितना है? 14। जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा? 7। तो पाई r³, तो पाई का पाई r³, r का मान 7, तो 7 गुने 7 गुने 7। ये हमारा बराबर होगा किसका? बेलन के आयतन का। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r²h। r क्या है? देखिए यहाँ पर दे रखा है, बेलन तार का जो वो है व्यास दे रखा है, व्यास कितना है? 14। तो इसका भी त्रिज्या कितना होगा? 7। तो पाई r² लेंगे तो r² तो 7 गुने 7। अब h मतलब हाइट यानी लंबाई, तो वही तो निकालना हमको, हाइट नहीं पता है, h ले लिए। देखिए एगो 7 से 2 7 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 7 चौके 28/3 बराबर क्या? h। तो यही तो हमको निकालना था, तार की लंबाई 28/3 क्या हो गया? मीटर हो गया। देखिए गोला का आयतन का फार्मूला लिख देते हैं, 4/3 पाई r³, इसका होता है पाई r²h। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 2 प्रश्न एक बार करते हैं। प्रश्न संख्या 56 और 57। 56 कहता है 475 रुपया अंकित मूल्य पे 15% का डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट क्या मिलेगा? ठीक है, तो देखिए 475 में, चलिए इसको 56 है ना, 56, 475 में 15% का डिस्काउंट है, यही निकालना है डिस्काउंट। तो क्या करना है, हम यहाँ पे काटेंगे नहीं, डायरेक्ट गुना करके 100 से भाग दे देंगे। तो गुना करेंगे 15×5 = 75,
15 पचे 75, 15 सत्ते 75 से 15 चौके 60, इसको जोड़ देंगे तो 5 7 5 12 6 1 7, कितना हो गया, और भागा देंगे तो हो जाएगा 71.25। यही हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट राशि हो गया 71 रुपया 25 पैसा। अगला कहता है एक ग्राइंडर 36 रुपया में मूल मतलब MP है, मार्क प्राइस है और 10% डिस्काउंट दिया तो भी 8% का लाभ हुआ, तो इसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए 3 तरह का प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, कहता है कि डिस्काउंट कितना दिया, 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हुआ 1/10। 10% का मतलब हुआ 1/10। 1/10 का मतलब हुआ कि यदि मार्क प्राइस 10 है तो इसमें 1 का डिस्काउंट देंगे। तो जब मार्क प्राइस 10 था तो 1 का डिस्काउंट, इसको बेच कितना में दिए, 9 में हम इसको बेच दिए। अब कहता है इसके बाद भी इसको 8% का लाभ हुआ, तो 8% का मतलब हुआ 8/100। ठीक है, तो जब 8% इसको काट भी सकते हैं, हम नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो प्रॉफिट 8 रुपये का हुआ, तो SP कितना हो गया, 108। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि 100 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस था तो 108 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। कुल मिला के हम देखेंगे, यहाँ सेलिंग प्राइस 9 है, यहाँ सेलिंग प्राइस 108 है, तो दोनों बराबर करेंगे तो 12 से गुना करेंगे, 12 8 होता से 108 हो गया, तो इधर भी 12 से गुना करेंगे। इस तरीके से हमारा कॉस्ट प्राइस 100 बना, सेलिंग प्राइस 108 बना और मार्क प्राइस 120 बना। क्या बना, 120, 120 यूनिट। और 120 दिखा रहा है कितना को, 3600 को, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 36 30 है ना जी। तो कहता है इसका कॉस्ट प्राइस, तो 100 यूनिट निकालना होगा, तो 100 में 30 से गुना कर देंगे तो हमारा 3000 रुपया क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 58। कहता है x² + 9y² - 6xy है तो x अनुपात y बताएं। तो क्या करना है, इस xy को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6xy। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x² + 9y² को लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, -6xy। इसको क्या लिखेंगे, 2ab, b का मान कितना, 3y बराबर 0। देखिए यही चीज़ को इधर लाए हैं, तोड़ के लिखे हैं। देखिए 2 3 6xy हो गया, इसको लिखे हैं 2ab। देखिए a हो गया और b हो गया, तो क्या बन गया, a² + b² - 2ab। तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो x - 3y का होल स्क्वायर बराबर कितना, 0। स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट में तो 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। तो x - 3 बराबर 3y बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3y, इसको आगे भेजें। अब कहता है x अनुपात y, तो x/y बराबर 3/1। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया। चलिए 59 नंबर प्रश्न कहता है एक स्कूल में 1/10 लड़कों की संख्या और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर। देखिए एक स्कूल है, इसमें मान लेते हैं लड़कों की संख्या B है, B फॉर बॉयज़, और गर्ल्स की संख्या G है। तो कहता है लड़कों की 1/10, तो लड़कों का 1/10 बराबर है लड़कियों के 1/4 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, G को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, B/G। 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/4, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2। यानी बॉयज अनुपात गर्ल्स क्या बता रहा है, 5:2। यही तो पूछ रहा है, एक ही समीकरण से निकल गया, जबकि इसमें दूसरा समीकरण भी दे रखा है। देखिए उसको भी ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं करना है चूँकि एक ही से मेरा काम हो गया। दूसरा कहता है 5/8 लड़कियों की, यानी गर्ल्स का, यानी G गर्ल्स का 5/8 जो बराबर है बॉयज के, कहाँ गया जी, बॉयज के 1/4 के। ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ से भेज देते हैं तो इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं। B ऑलरेडी ऊपर है, G को इधर भेजेंगे तो बटे में चल जाएगा, इधर जो भी है जैसे तैसे रहने दीजिए। तो B अनुपात G यहाँ भी कितना आया, 5:2। किसी एक ही समीकरण से मेरा काम चल रहा है, दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कहता है 60 नंबर, 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नया समुच्चय बनेगा उसका औसत क्या होगा। देखिए ऐसे तो आप लोग अगर औसत पढ़े होंगे, आप लोग इंटेलिजेंट है तो आप इसको कर लेंगे, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो समझिए कैसे होगा। देखिए 8 संख्या उसका औसत 27 है, तो 8 संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 27 का मतलब क्या हुआ, औसत मतलब A भी 27 है, दूसरा भी 27 है, तीसरा भी 27 है, चौथा भी 27 है, पाँचवा भी 27 है, छठा भी 27 है, सातवां भी 27 है और आठवां भी 28 है। ठीक है, और कहता है प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दीजिए, मतलब इसको भी 8 से गुना कर दीजिए,
इसको भी 8 से गुना कर दीजिए, इसको भी 8 से गुना कर दीजिए, इसको भी 8 से गुना कर दीजिए, सब में आप 8 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है सबको 8 से गुना कर देने के बाद अब इसका नया औसत बताइए। देखिए औसत बराबर होता क्या है, तो जो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ठीक है, तो योग करेंगे। देखिए तो हमारा जो संख्या 27 था वो 27 रहा नहीं, 27 गुने 8 हो गया, सब 27 गुने 8 हो गया। ठीक है, तो इसका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 27 गुने 8, 27 गुने 8, 27 गुने 8, 27 गुने 8, सब गुना करके सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऐसे देखिए अगर हम 2 को 3 बार जोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 का 2 और 3 बार जोड़े हैं तो 3 से गुना करते हैं, 6 हो गया। 4 को अगर 3 बार जोड़ दिया जाए तो हम क्या लिखते हैं जी, इसको लिखते हैं 4 गुने 3 12 लिखते हैं ना जी। तो इसी तरीके से 27 बटे 8 को हमको जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ 3 बार जोड़ना था 3 से गुना कर दिए, 2 को 3 बार जोड़ना था तो 3 से गुना कर दिए। इस तरीके 27 गुने 8 को, ये तो संख्या है, इसको 8 बार जोड़ना है तो क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। तो सभी संख्याओं का योग हमारा हो गया 27 गुने 8 गुने 8। संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो था पहले वही है, काट दिए, 27 8 216, 216 हमारा नया औसत हो गया। चलिए आगे देखते हैं एक और। चलिए प्रश्न संख्या 61 62 देखते हैं। 61 कहता है एक स्कूल में कक्षा में 50 छात्र हैं। ठीक है, एक स्कूल के कक्षा में 50 छात्र हैं, 50 में से जो 30 लड़कियों का जो औसत वज़न है वो कितना है, 16 किलो है ना। शेष कितना बचा, 20 छात्रों का जो औसत वज़न है वो क्या है, 15.5 है। ठीक है, तो बताइए कुल का औसत क्या होगा। सबसे पहले इसका योग क्या होगा, 30 छात्रों का औसत कितना है, 16, तो इसका योग निकालेंगे तो गुना कर देंगे, 16 या कितना हो गया 48। अब इसका जब गुना करेंगे तो 15 दूना 30 और 31 आनी और 1 0, कितना हो गया 310 किलो। तो कुल वजन टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 480 प्लस 310, हमारा कितना हो गया 590। 590 क्या हो गया, 590 किलो हो गया। अब चूँकि एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो क्या होगा, योग बटे क्या होगा जी, संख्या। तो कुल कितना संख्या है, 30 20 50 विद्यार्थी का संख्या है ना। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसको 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0 गुना 2 0, 9 दूनी 18, बाकी 1 5 दूना 10 1 11। ठीक है, अब बटे 50 दूनी 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कहीं गलती हो गया है गुना गलत करने में, सॉरी यहाँ से हो गया 4 3 7 होगा, 790 होगा। तो 0 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 1 15, 1580 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15.8 किलो। चलिए अगला कहता है कि पति और पत्नी की औसत आयु विवाह के समय 23 साल था। जब विवाह हो रहा था तो पति पत्नी था, हस्बैंड और वाइफ, इसका उम्र कितना था, तो इसका जो उम्र था वो था उस समय औसत आयु 23 साल था। कहता है 5 साल बाद जब उसको हम देखें, कब देखें, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद क्या हुआ, तो 5 साल के बाद क्या होगा, तो 5 साल के बाद एक बच्चा भी हो गया है ना। 5 साल के बाद देखा तो उसके साथ एक बच्चा था। अब बच्चा का उम्र कितना था, 1 साल था। बच्चा का उम्र कितना था, 1 साल था। अब बताइए 5 साल के बाद बच्चा का उम्र 1 साल है और ये दोनों का औसत 23 था, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 23 + 5 हो गया। कोई दिक्कत, तो 5 साल के बाद हस्बैंड वाइफ का औसत 23 + 5 हो गया, जबकि बच्चा का उम्र कितना रह गया। देखिए कहता है 5 साल के बाद 1 साल का बच्चा था, तो बच्चा का उम्र कितना है, 1 साल। तो कहता है बताइए कि बच्चा के जन्म के समय परिवार का औसत क्या था, परिवार का औसत। तो जब जन्म के समय की बात करेंगे तो जब बबुआ का जन्म हुआ था तब इसका कुछ उम्र हुआ होगा, कुछ नहीं, 0 होगा है ना। तो जब जन्म हुआ था तो 1 साल बैक जाएंगे, तो 1 साल बैक इसका उम्र 0 हो गया। अब इसका 1 साल बैक जाएंगे तो 1 घटेगा, तो 23 5 28 में से 1 गया, क्या हो जाएगा जी, 27 साल। ठीक है, अब बताइए, अब इसका कहता है परिवार का औसत, दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है, परिवार का औसत। तो परिवार का औसत क्या होगा, योग देंगे, उम्र का योग बटे संख्या। तो संख्या तो पता है हमको, कई आदमी है परिवार में, कई आदमी है, 3 आदमी है, पति पत्नी छोटुआ, 3 आदमी हुआ। अब बात रह गया इसका योग क्या होगा। देखिए 2 आदमी, ये तो बेचारा 0 है इसका उम्र अभी, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे। इसको देखिएगा, इसको देखेंगे तो 27 साल एक आदमी का है, तो 2 आदमी का 54 साल,
तो 3 से भागा देंगे तो 18 साल। एवरेज कितना हो गया? 18 साल। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये मत बोलिएगा कि इसको काउंट नहीं करना है। गिनती में तो काउंट रखेंगे क्योंकि परिवार में शामिल हो गया, उम्र नहीं हुआ है इसलिए इसका एज काउंट नहीं किए। चलिए और देखते हैं। चलिए 2 प्रश्न लेते हैं। कहता है कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 20% हो तो लागत मूल्य पर लाभ परसेंट कितना होगा? देखिए 20% लाभ बोल रहा है, तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 1/5। और लाभ है किस पे? विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, तो अगर विक्रय मूल्य 5 रुपया है सेलिंग प्राइस, तो 1 रुपया का लाभ हुआ, इसका 5%, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य कहीं ना कहीं कम होगा। अगर किसी चीज़ को 5 में बेचे हैं 1 रुपया का बेनिफिट लेकर के, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 4 रुपया होगा। तो कहता है इसका लागत पर क्रय मूल्य लाभ परसेंट बताएं। प्रॉफिट परसेंट बताएं लागत पर। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना? 1, क्रय मूल्य कितना? 4 गुने 100, तो 1/4 गुने 100 कितना परसेंट हुआ? 25% हमारा लाभ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कहता है टीवी को 2000 में खरीद कर इसको 20% के लाभ में बेचेंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? तो 2000 का 20% हमारा लाभ होगा, तो लाभ कितना हो गया? 20 है, यहाँ से हो गया 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और कहता है घड़ी को 750 को 5% के हानि पे बेचेंगे, 5% के हानि पे बेचेंगे तो यहाँ से लॉस होगा, तो यहाँ से हमारा लॉस कितना होगा? तो लॉस निकाल लिए तो 5 0 से 0 काटते हैं, 5 से काटे 5 दूनी 10, यहाँ से हुआ 37.5 रुपया। तो बताइए 400 रुपया हानि हुआ एक पे, दूसरा पे 37.5 रुपया लॉस हुआ, तो कुल मिला के क्या हुआ? तो कुल मिला के लाभ हुआ। तो हमारा कुल मिला के लाभ कितना हुआ? तो 400 रुपया तो यहाँ लाभ हुआ, लेकिन 37.5 रुपये का चूना लग गया, तो कुल मिला के हो जाएगा 362 रुपया 50 पैसा का लाभ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बताते हैं। कहता है एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया। पहले प्रत्याशी को 40%, देखिए एक चुनाव था, उस चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया था। 3 प्रत्याशी था तो एक को मिला 40%। 3 प्रत्याशी, पहला, दूसरा और तीसरा प्रत्याशी था, एक को मिला 40% वोट। इसको कितना मिला? 40% वोट। दूसरा को मिला 36% वोट। तीसरा को कितना मिला नहीं पता है, वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कहता है यदि मतों की कुल संख्या 3600 थी, भाई कुल मिला के 100% होता है कोई भी चीज़ अपने आप में, क्या होता है? 100% होता है। तो आप यहाँ से देखिए 40% इसको मिला, 36% इसको मिला, कितना हो गया? 40 30 70 76, बचा कितना? 24%। तो 24% इसको मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं कि 40% नहीं 100% नहीं 100x वोट था, तो 100 का 40%, 40x इसको मिला, 36x इसको मिला, 24x इसको मिला। अब कहता है जो कुल वोटों की संख्या थी वो कितना थी? 36,000 थी। यानी कुल वोटों की संख्या यानी हमारे हिसाब से 100x, हमारे हिसाब से 100x 36,000 के बराबर हुआ। 2 0 से 2 0 कट गया, x बराबर कितना हो गया? 360। तो कहता है तीसरे प्रत्याशी को कितना वोट मिला? तो 24x, तो 24 और x का मान कितना हो गया? 360। गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 24 25 20 से 24 6 44 से 24 24 72, 4 4 2 6 7 1 8 8 6 4 0 8640 वोट मिला था किसको? तीसरे प्रत्याशी को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करती है। देखिए क्योंकि खंभा को पार कर रही है इसलिए खंभा का अपना लंबाई नहीं होता है, ये वाला लंबाई नहीं, ये वाला लंबाई खंभा का नहीं होता है। तो यहाँ जो डिस्टेंस हो जाएगा केवल ट्रेन का हो जाएगा, जो हमारा 120 मीटर है। यहाँ से जो टाइम लगा वो 6 सेकेंड लगा, तो यहाँ से जो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, यानी 120/6, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन कहता है कि चाल जो है वो ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो 20 को गुना करेंगे 18/5 से, तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 18 चौक 72। अब क्या बन गया? किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आगे देखते हैं। चलिए अगला देखिए 67 नंबर कहता है एक ट्रेन पहले 10 मिनट चला, वो चला, क्या चाल था इसका? 35 किलोमीटर। यहाँ जो स्पीड था उसका वो था 35 किलोमीटर पर घंटा। अगला जो है समय 5 मिनट फिर चला, उसका जो स्पीड था वो था 20 किलोमीटर पर घंटा। तो कहता है औसत चाल ज्ञात करें, तो पहले डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस बताइए, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुने समय। चाल क्या हमारा? 35 किलोमीटर पर घंटा, समय क्या है? 10 मिनट। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये क्या है? मिनट में है, तो इसको बदलेगा घंटा में 60 से भागा देंगे, ठीक है। यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 35/6 किलोमीटर। यहाँ से भी डिस्टेंस निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल गुने समय,
चाल हमारा हो गया, समय कितना हो गया 5 मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से भागा देंगे, 20 तिया 60, हमारा हो गया 5/3 किलोमीटर। अब हमारे को निकालना है औसत चाल। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हो गया कितना 35/6 प्लस, ऐसा करते हैं इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 10/6 किलोमीटर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको आसान हो गया 6 जोड़ने में। कुल दूरी हो गया और कुल समय कितना लगा, समय 10 मिनट 5 मिनट, कितना हो गया 15 मिनट। 15 मिनट है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है ना जी। आई कोचिंग में हो गया आपका, ये हो गया मिनट में, इसको बदलेंगे घंटा में, 60 से भागा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 6 एलसीएम लेंगे तो 35 10 कितना हो जाएगा 45/6, ऊपर हो जाएगा चला जाएगा 60/15, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से काटेंगे 15 चौके 60, 4 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 15 तिया 45, 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा हो गया औसत चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68 कहता है इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लिखना आसान है, लेकिन यहाँ पर भैया पहचानना कठिन है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसको पहचान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबका आधार बराबर करना होगा। आधार बराबर नहीं है, यहाँ 9 है, 3 है, 5 5 9 है, तो क्या करेंगे आधार बराबर करने के लिए हम यहाँ से 3 9 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 9 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा एलसीएम 45। तो हमको आधार बराबर करना है, तो 9 में 45 बनाना है आधार को, सबके आधार को क्या बनाना है 45। तो इसमें क्या से गुना करें कि हमारा आधार 45 हो जाए, तो 9 में अगर 5 से गुना करेंगे तो आधार 45 हो जाएगा, या 5 नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी। इसी तरीके से इसमें देखिएगा 45 बनाना है तो 15 से गुना करना होगा, तो 15 ऊपर से भी गुना करना होगा। इसमें देखिएगा इसमें क्या गुना करना होगा, 9 से नीचे तब 45 होगा, तो ऊपर भी गुना करना मजबूरी है मेरा। यहाँ से देखिएगा इसमें क्या करना होगा, इसमें भी 9 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी गुना करना होगा। इसमें नीचे 5 से गुना करना होगा, फिर 5 ऊपर से भी गुना करना होगा, ठीक है। अब इस तरीके से मेरा जो बन गया 5 5 25/45, फिर अगला होगा 15 8 20 से 120/45, अगला हो गया 7 नंबर 63/45, अगला हो गया 27/45, अगला हो गया 5/45। अब देखिए सबके आधार में क्या हो गया, आधार बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। तो इसमें देखते हैं सबसे छोटा कौन है। देखिए आरोही क्रम में क्या लिखते हैं, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे। सबसे छोटा कौन है 25 120 63 27 या 5, तो ये 5 ऊपर वाला देखेंगे, 5 सबसे छोटा है तो पहले ये लिखेंगे। दूसरी नंबर में कौन लिखेंगे, उससे बड़ा है 25 वाला, तो इसको लिखेंगे 2 नंबर में। 3 नंबर ये होगा, 4 नंबर ये होगा, 5 नंबर ये होगा। अब जो हमको उत्तर में लिखना है ये सब नहीं लिखना है, इसके बदले लिखना है। इसके बदले कौन है 1/9, 2 नंबर का ऊपर 5/9, फिर 3 नंबर का ऊपर 3/5, 4 नंबर के ऊपर 7/5 और 5 नंबर के ऊपर 8/3। देखिए बढ़ते क्रम में है तो बढ़ाते जाइए, हो गया। चलिए लास्ट का 2 क्वेश्चन और बच गया। चलिए लास्ट का 2 प्रश्न कहता है, देखिए एक सर्वेक्षण किया गया है, उसी को दर्शा रहा है। सर्वेक्षण किया गया है कि एक सोसाइटी के लोग हैं, उसमें दिखाया गया है कि 5000 से कम इनकम वाले लोग, 5000 से 10,000 के बीच के इनकम वाले लोग और 10,000 से ऊपर इनकम वाले लोग। तो देखा गया कि 5000 से कम इनकम वाले लोग जो संख्या 162 लोग हैं वो कोई पेपर नहीं पढ़ते हैं, 271 लोग वैसे हैं जो केवल क्षेत्रीय न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 123 लोग वैसे हैं जो अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और दोनों पढ़ने वाले क्षेत्रीय प्लस इंग्लिश पढ़ने वाले की संख्या 52 है। इसी तरीके सबको दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 69 कहता है कि वे लोगों की संख्या कितनी है जो केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो ओनली इंग्लिश वाले यही है, तो इसकी संख्या जोड़ के बता दीजिए। इसको जोड़ दिए 6 3 9 5 14 और 2 2 4 1 5 और 3 3 6, कितना हो गया 654 लोग हैं जो केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। फिर कहता है 70 नंबर सर्वेक्षण किए गए लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। सर्वेक्षण कितना पे हुआ था, पूरा पे हुआ था, तो पूरा का संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूरा को जोड़ दीजिए, आप पूरा को जोड़ सकते हैं, ये 654 आया था ना, इसी तरीके से इसको यहाँ जोड़ लीजिए। 2 2 4 7 11 8 8 16 5 21 1 22 और 2 1 3, और इसको जोड़ लीजिए 5 1 6 9 6 15, बाकी 1 8 8 7 15 1 16 2 2 4 2 6 1 7, इसको जोड़ लीजिए 3 1 4 2 6 3 1 4 2 6 6 7 और 2 9 196। सबको जोड़ करके आप यहाँ लिख दीजिए, हमारा उत्तर हो गया।
चलिए भाई लोग, आज का क्लास बहुत लंबा चला, फिर मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।